नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। दिल्ली में नगर निगम चुनावों की घोषणा हो गई है। एमसीडी के एकीकरण के बाद होने वाले इस चुनाव में राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने की बात कही जा रही है। एमसीडी का चुनाव इतना अहम होता है कि इस पर कब्जा जमाने के लिए सभी दल पूरी ताकत लगा देते हैं। हजारों करोड़ रुपए के बजट वाले एमसीडी के पास कई सारी शक्तियां भी होती हैं जिस पर हर दल कब्जा करना चाहता है। बीजेपी 1.5 दशक से ज्यादा वक्त से एमसीडी पर काबिज है। यदि भाजपा को एक बार और जीत मिलती है तो इसका संदेश दूर तक जाएगा। वो ये बताने की कोशिश करेगी कि जमीन पर मतदाताओं पर उसकी पकड़ अभी भी बनी हुई है। वो इसे अरविंद केजरीवाल से जनता के मोहभंग के रूप में भी प्रचारित करेगी। केवल एक नगर निगम चुनाव होने के बाद भी इसका बड़ा असर होगा और इससे 2024 के साथ साथ आम आदमी पार्टी की दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो क्या एमसीडी चुनाव पर आगे की राह आसान होने वाली है या कठिन होगी? मंथन आज इसी पर। आपको बता दें, एमसीडी का हाल ही में एकीकरण कर दिया गया है। इससे पहले ये तीनों ही क्षेत्र ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बटे हुए थे। कुल 272 सीटें थीं, लेकिन 3 निगमों के एकीकरण के बाद सीटें घटकर 250 रह गई हैं। आपको बता दें, एमसीडी के पास कई तरह के अधिकार होते हैं। एमसीडी के जरिए कई ऐसे काम किए जाते हैं जो लंबे समय में सभी पार्टियों के वोट बैंक के लिए बेहद अहम होता है। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और टैक्स कलेक्शन इनकम का बड़ा सोर्स होता है। एमसीडी पर कब्जा करके राजनीतिक दल बड़ी आबादी के हितों के लिए काम कर सकते हैं। वैसे भी एमसीडी चुनाव एक तरह विधानसभा चुनाव की तैयारी होती है। सभी दल इन चुनावों के लिए पूरी जोर आजमाइश करते हैं। आम आदमी पार्टी के आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच एमसीडी चुनाव क्वार्टर फाइनल मुकाबले की तरह माना जाता था, क्योंकि इसके बाद पार्टियां हैं विधानसभा चुनाव में जाती थी और फिर लोकसभा चुनाव होता था। पिछले 2 चुनाव से आप भी मजबूत से चुनाव में उतर रही है। आम आदमी पार्टी पिछले 8 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन उसका प्रदर्शन एमसीडी में अच्छा नहीं रहा है। वहीं बीजेपी 1.5 दशक से ज्यादा वक्त से एमसीडी पर काबिज है। तो क्या एक बार फिर बीजेपी एमसीडी के चुनाव जीतकर 2024 को संदेश देगी कि हम ही हैं असली सिकंदर, या फिर आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता उसे मौका देगी, या फिर पिछले चुनावों में तीसरे नंबर की कांग्रेस पार्टी जो थी वापसी कर सकती है? और एमसीडी के चुनावों की जीत का कितना असर भविष्य में किस पार्टी को कहां मिलता है? तमाम सारे सवाल हैं और पहलू भी। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे मंथन में। उससे पहले आपको सुना देते क्या कुछ कहा इलेक्शन कमीशन ने। प्लीज सर। ओके, इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर। लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी। स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है। डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी। काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर को होंगे। कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15 दिसंबर। टाइमिंग सर, पोल टाइम हाँ, जो पोल टाइम है वो 8 AM to 5:30 PM लाइक इट वाज यस इन 2017। सर, परिसीमन को लेकर मामला कोर्ट में भी गया। सॉरी तो दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव है एक बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछले 1.5 दशक से बीजेपी यहां पर काबिज है। वहीं आम आदमी पार्टी 2 बार सत्ता में है दिल्ली में, बावजूद उसके वो एमसीडी का चुनाव अब तक जीत नहीं पाई है। और कहा जा रहा है कि एमसीडी के जो चुनाव के नतीजे हैं, क्योंकि भविष्य में अगर आगे की बात करें राजनीति के भविष्य की, तो 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कहा जा रहा है अभी कई सारे राज्य हैं
गुजरात हिमाचल को अगर छोड़ दें, क्योंकि यहां पर जो नतीजे आने हैं उसके ठीक पहले एमसीडी के भी नतीजे आने हैं। लेकिन राजस्थान, इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्य आम आदमी पार्टी एंट्री कर चुकी है, और क्या वहां पर इन नतीजों का असर पड़ेगा, तमाम सारे सवाल हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ राकेश कौशिक हैं, भाजपा नेता हैं, दिल्ली से जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा मनोज सिसोदिया हैं, आप नेता हैं दिल्ली से। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मनोज सिसोदिया जी आप ही से करेंगे। कहा जा रहा था जब से ये निगम का एकीकरण हुआ है, तीनों को एक कर दिया गया, तब से ही आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर विरोध करती रही कि इसका एकीकरण किया जाना ठीक नहीं है। परसीमन भी बदला है, सीटें 272 से घटकर 250 पहुंच गई हैं। क्या लगता है परसीमन का असर चुनावों में नजर आएगा? मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज का बिल्कुल भी असर नहीं है। आप देख रहे होंगे ग्राउंड पे कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रही है, चाहे वो पहले हो चाहे अब। मनोज जी, सवाल यह है ना, क्योंकि इसका विरोध करती रही आम आदमी पार्टी कि तीनों जो निगम हैं उनका एकीकरण होना ठीक नहीं है। मनोज जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। सवाल इसी बात को लेकर है कि पहले तो आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी कि इसका नहीं होना चाहिए परसीमन, और अब आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एकाकरण की बात जब हो रही थी, जब आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी, तो मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के अंदर 3 निगम है। तो इस चीज में इन्होंने अलग अलग निगमों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। अब ये कोशिश इनकी ये जा रही थी कि इसके मतलब कि इसको एक कर हम सत्ता में आ सकते हैं और ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें इनकी दाल नहीं गलेगी बीजेपी वालों की, और कहीं ना कहीं ये आज दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं। लेकिन और मनोज जी, जैसा आप कह रहे हैं दाल नहीं गलेगी, भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों की अगर बात करें, शराब, शिक्षा और कई विभागों में ठेके देने में जो घोटालों की बातें सामने आई हैं लगातार, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है धूमिल हुई, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि सीबीआई का कहना, लेकिन सीबीआई को एक भी सबूत नहीं मिले, ना मनीष सिसोदिया के घर से मिले, ना उसके रिलेटिव से मिले। और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी ने ये बात भी कही, आम आदमनी पार्टी ने ये बात कही, अगर मैं दोषी हूं तो कोर्ट में मेरे को जो भी दस्तावेज है वो दिखाया जाए और मुझे अरेस्ट करा जाए। अगर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया दोषी थे, आप लोगों के पास सबूत है, सीबीआई के पास है या ईडी के पास है, तो उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को रोकना। राजेंद्र पाल गौतम का भी इन दिनों जो बयान है वो चर्चाओं में है, जो हिंदू देवी देवताओं की जो अपमान की बात सामने आई। कहा जा रहा है इसका नुकसान ये जो चुनाव है एमसीडी के, इसमें उठाना पड़ सकता है। कैसे देखते हैं इसको, या फिर आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं आज से नहीं, पुरानी चीजों मतलब पौराणिक चीजों से होती आई है। पहले भी तो वहां पर जब सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के होते तो उनके भी तो भगवानों की तस्वीरें हुआ करती थी। तो वो चीज आज क्यों नहीं हो सकती? उस पर भावनाओं से कैसे ठेस पहुंच रही है? अगर हमारी मुद्रा पे भगवान का लक्ष्मी जी की फोटो या गणेश जी की फोटो आ जाती है तो उसमें परेशानी किसको हो सकती है? ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अमित शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। सर, स्वागत है आपका। आपके पास आएंगे, उससे पहले राकेश कौशिक हैं बीजेपी से। राकेश कौशिक जी, कहा जा रहा है इस बार का जो एमसीडी चुनाव है, पिछले 1.5 दशक से बीजेपी यहां पर सत्ता में काबिज है। इस बार का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल कहा जा रहा है। कहा जा रहा आम आदमी पार्टी बहुत जमीनी तरीके से मजबूत नजर आ रही इस बार के चुनाव में। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो बात है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ झूठ में मजबूत है। इनका जो आधार है वो सिर्फ झूठ का है। ग्राउंड लेवल पर इनकी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पुख्ता हो ग्राउंड पे। मैं आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहूंगा 2013-14 की बात है। माननीय श्री केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि
कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार नहीं बना हुआ, सरकार उन्होंने बनाई, पहला झूठ। अन्ना हजारे जी के साथ इन्होंने छल किया, दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, इन लोगों ने सरकार बनाने के बाद भी जो वादे किए थे, पानी फ्री और बिजली हाफ, मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं, आप अगर इसको आप एक बार क्षेत्र में जाके देखो, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो फ्री का पानी पी रहा होगा। सब गंदा पानी पी रहे हैं और सभी उस पानी को खरीद के पी रहे हैं। खरीद के, जैसे इन्होंने अपने लोगों के हर क्षेत्र में, स्लम के एरिया में, हमारे अनऑथराइज कॉलोनी है, जैसे मुकंदपुर वार्ड की मैं अगर बात करूं तो वहां पे अपने लोगों के इन्होंने प्लांट लगा दिए हैं, शायद ये आप लोगों को भी पता होगा। उस प्लांट से हर व्यक्ति खरीद के पी रहा है। अब बिजली की बात कर लेता हूं मैं, इनकी झूठ आपको गिनाना चाह रहा हूं। बिजली पे जब ये कहते हैं, आज इन्होंने एक नोटंकी नई जारी की है, कहते हैं जी सब्सिडी मांगो। जब आप आए इस मुद्दे पे होके बिजली हाफ होगी तो आज सब्सिडी की बात क्यों कर रहे हैं ये? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, राकेश कौशिक जी, जो सब्सिडी वाली बात आप कर रहे हैं उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों की बातें सामने आई, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बिजली का फ्री बिजली नहीं चाहिए। तो ये उनके लिए था कि अगर जो सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। ये मैंने जैसे आपको शुरुआत से 2013-2014 में मैं आपको लेके गया हूं, तो उसी का ये एंगल है। मैं बहुत बारीकी से इनको देख रहा हूं कि ये सिर्फ नोटंकी करके बाद में कह देंगे कि भाई लोगों ने मना कर दिया। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये लोगों पे डाल देते हैं कि लोगों ने मना कर दिया, सब्सिडी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति है। अब आप देख लें, मैं एक और चीज आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि ये वृद्धा पेंशन पे बता दें। आज तक इन्होंने वृद्धा पेंशन में एक चीज और आपके ठीक है, जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में। आलोक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही? आलोक जी के पास आएंगे, उससे पहले अमित शर्मा हमारे साथ बने वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली की राजनीति जो है उसको बहुत बारीकी से समझते हैं। अमित शर्मा जी, कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि पिछले काफी समय से, 1.5 दशक अगर कहें, बीजेपी एमसीडी में काबिज रही है। क्या इस बार जो परिस्थितियां हैं बदली हैं और इस बार एक ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, अगर यहां पर कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है तो आने वाले जो चुनाव हैं कई राज्यों में, और लोकसभा चुनाव भी है, और हर राज्य में इस वक्त आम आदमी पार्टी वहां पर एंट्री कर चुकी है, अपनी जमीन को मजबूत बना रही है। उसका ताजा उदाहरण पिछला पंजाब इलेक्शन रहा, जहां पर आम आदमी पार्टी को कहीं नहीं लोगों को लग रहा था सरकार बना लेगी। अमित शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हर जगह पर ये प्रचारित करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर वो एमसीडी के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जीत जाते हैं, तो वो दूसरे राज्यों में, दूसरी जगहों पर इस बात को प्रचारित करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि उन्होंने भाजपा के 15 साल पुराने गढ़ को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा आज भी बहुत मजबूत है। अरविंद केजरीवाल जी 2 बार दिल्ली की विधानसभा में रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 2015 में जब उन्होंने रिकॉर्ड बहुमत के साथ में विधानसभा में जीत हासिल किया था, उसके बाद जब 2017 में नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता बिल्कुल टॉप पर थी। लेकिन उसके बाद भी वो नगर निगम से भाजपा को हटा नहीं पाए थे। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की वो छवि नहीं रह गई है जो 2014 में, 15 में या 2017 तक थी। इसलिए इस बात को आम आदमी पार्टी दावा करे, उसका ये अधिकार बनता है। लेकिन उसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वे नगर निगम से भाजपा को उसी तरीके से हटाने में कामयाब हो जाएंगे जैसा कि वे विधानसभा में जीतने में सफल रहे हैं। तो इस बात में कभी संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन यह भी बात उसी तरीके से उतना ही सच है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार
बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के रूप में सामने है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, और उनका जो उन्होंने दुर्गेश पाठक को उसका एक नेता बनाया है अपना एमसीडी में अभियान चलाने के लिए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसका फायदा आम आदमी पार्टी को जरूर मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत हासिल होने जा रही है और उसके कारण वे बहुत बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। तो फिलहाल स्थिति बिल्कुल ठीक है अमित शर्मा जी, लेकिन बिल्कुल आप जो कह रहे हैं आपकी समझ है, आप चीजों को बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी को बहुत लाइटली ले लें, ये भी कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, कि लोगों के मन में क्या है। और जैसा कि बिल्कुल मैं लाइटली लेने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे या आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, ये बात मैं कह ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव में आज की डेट में भी कमजोर नहीं है। बिल्कुल कमजोर नहीं, तो आंकड़े पार्टी को जो आंकड़े वो तो बता ही रहे, कमजोर कहीं से नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा 2017 में जब बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी का ना जीत पाना, और जो हाल की अगर बात करें तो पहले और अभी की अगर बात करें, भले वो पंजाब में सत्ता में आ गए, लेकिन दिल्ली का जो राजनीतिक सिनेरियो है जहां है, तो वहां पर आप जैसा कह रहे हैं कि लोकप्रियता में कमी आई है, क्या वाकई कमी आई है, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक आलोक भुदरे जी बने हुए हैं। आलोक जी कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है ये जो चुनाव के नतीजे हैं एक परसेप्शन बनाएंगे भविष्य में, जो आगे चुनाव है 2024 में, इसके अलावा जो और राज्यों में चुनाव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हर जगह एंट्री कर चुकी है और कहीं ना कहीं उसका असर भी लोगों में नजर आ रहा है। अब तक लोगों के पास दो विकल्प रहते थे, बीजेपी कांग्रेस, अब लोगों को लगता है कि नहीं यार एक तीसरा विकल्प है, उसके बारे में सोच सकते हैं। आलोक जी देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा इन निकाय चुनावों में, इससे ज्यादा बेहतर समझने के लिए हमको चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। चुनाव आयोग जो भूमिका निभा रहा है, जिस तरीके से भूमिका निभा रहा है, वो साफ साफ बताता है कि गुजरात को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा तरुण भाजपा को। नंबर 1, अगर नहीं होती तो हिमाचल के साथ चुनाव प्रचार करने में, चुनाव की तिथियां घोषित करने में क्या दिक्कत थी? नंबर 1। नंबर 2, आप हिमाचल एक तरफ है, गुजरात दूसरी तरफ है, जब आप वही दलील दे रहे हैं तो हिमाचल के नतीजे क्या गुजरात को प्रभावित करते हैं? चुनाव आयोग का काम तो किसी के नतीजे को प्रभावित करना है, देखना है? बिल्कुल नहीं है। अब आप यही लौट करके आइए, फिर आप देखिए दिल्ली के चुनाव के जो 4 और 7 दो बड़े महत्वपूर्ण है। 4 और 7 का मतलब ये है कि आप गुजरात से जो चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल का ध्यान वहां से हटे, वो यहाँ पर ज्यादातर फोकस करे। मुद्दा ये नहीं है कि क्या वो, लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से इनके सरकार के साथ में खड़ा हो गया है, ऐसा लगता है चुनाव तिथियों को देखते हुए, क्योंकि गुजरात का चुनाव की तिथि उसने तब घोषित की जब वो आखिरी वो शिलान्यास वो हो चुका। बिल्कुल। और सर कल पवन खेड़ा ने एक ट्वीट भी शेयर किया था, वीडियो शेयर किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था, इस बात का जिक्र किया था कि जिस वक्त मोरबी का हादसा हुआ और उस वक्त भी जो रिबन काटने का काम है वो चल रहा था, ये तमाम सारे आरोप लगाए, तो हम ये माने कि मौका दिया गया है सर? बिल्कुल। चुनाव आयोग जिस तरीके से उसने तिथियां घोषित करी हैं, चाहे वो 2 राज्यों में घोषित करी हो, चाहे वो दिल्ली में जो जिस तरीके से घोषित की जा रही हैं, भले ही संवैधानिक संस्था है वो, लेकिन इन तारीखों से सत्तारूढ़ दल को फायदा होना बिल्कुल तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सारे लोग समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक कौन है। आम आदमी पार्टी की बातों में छुपा किस पे नेता के रहता है? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 1-2 जो लोग और हैं, वो सत्येंद्र जैन, वो उधर चले गए, वो जेल में कर लिया गया। बाकी सारी जो दिक्कतें थी सीबीआई से भी, वो सारी की सारी मंत्रियों पर इन्होंने लगा रखे हैं, सारी केंद्रीय एजेंसियां खोल रखी हैं, ये तो सारी चीजें हो गई।
अब सवाल ये है कि क्या गुजरात इतनी दिक्कत कर रहा है? अब महत्वपूर्ण सवाल ये है, इसके बाद में मैं आपके दिल्ली वाले सवाल पे आता हूँ। वास्तव में गुजरात इतनी दिक्कतें कर रहा है कि इनको दिल्ली का चुनाव इन्हीं तारीखों के इन्हीं के बीच में ही घोषित करना पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भाजपा परेशानी में है। अब एक दूसरी चीजें एक और आएंगी। अभी तक एक ऐसा है कि दिल्ली में जो भी रहने वाला बंदा है, जो भी रहता है, उसको मालूम है कि दिल्ली के तीनों मुहानों पे, चाहे वो भलस्सा हो चाहे गाजीपुर हो, आप ये देखें कूड़े का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया है। अब सवाल है कि कूड़े का पहाड़ इकट्ठा होना और उसका ट्रीटमेंट ना होना कितनी बड़ी बात है, कितने साल लगेंगे। अभी तक जिन मशीनों पे और जितना पैसा इस कूड़े के लिए दिया गया था, ठीक है, नगर निगम का मैं काम प्राथमिक जिम्मेदारी में समझता हूँ, एक सफाई की है, स्वच्छता की है, कूड़ा उठाने की है, कूड़े के ट्रीटमेंट की है, ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एक आसान। अब सवाल है कि एक बहुत बड़ा एक तबका है जो बहुत परेशान है इन कूड़ों से, इन गंदगियों से, इन परेशानियों से। और आपको एक चीज बता दें, भूमिगत जल भी जो इन कूड़े के पहाड़ों के ढेर के ऊपर जो भी ये पानी गिरता है, तो यहाँ से जो भी नुकसानदायक जो तत्व हैं, ये सब अंडरग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल को भी ये प्रदूषित कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्या को लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा भी एक शानदार नारा दिया था कि हम 5 साल में ये खत्म कर देंगे। और वास्तव में अगर आप तकनीकी तौर पर देखें और जरा से पैसे के आधार पर देखें, अगर आप उसको प्राथमिक स्तर पर ले आते हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान देश में चलाने की बात की है, दिल्ली में नहीं चलता, उनके नाक के नीचे 15 साल से एमसीडी है, 8 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, और उसके बाद भी कूड़े का ढेर खत्म ना होना, ये बताता है कि नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। और मैं बताऊं संवेदनशीलता क्यों नहीं होगी, इसकी मैं एक और वजह बताता हूँ। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड और बिल्कुल सर थोड़ा सा एक और लेना चाहूंगा जी। देखिए, राजनीतिक दलों की प्राथमिकता क्या होती है? सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने में सहायक क्या होता है? एक संगठन और दूसरा चुनावी चंदा कितना मिला है? अगर आप गुजरात और हिमाचल की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बिक्री आई है, जो एसबीआई की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 542 करोड़ रुपए इस बार बिके इलेक्टोरल बॉन्ड जी। यानी महंगाई कहीं भी हो, प्रदूषण कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में दिक्कतें हो, राजनीतिक दलों का चंदा नहीं रुक रहा। और आपको एक भी आप निश्चित तौर पे जानते हैं चौहान साहब जी कि राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा चंदा किसको मिलता है? क्या ये छुपी बात है? ये तो बिल्कुल सबसे जाहिर है, ये तो सरकार की रिपोर्ट बताती है कि जब 80% चंदा, 70% चंदा एक ही पार्टी को देता है, यानी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है सत्ता हासिल करना और सत्ता में बरकरार रहना। नहीं तो स्वच्छता अभियान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री की बातों को तीनों नगर निगम ने नहीं माना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप परिसीमन कर रहे हैं, परिसीमन आपने पहले 281 सीटों बताया हुआ, आपने सीटें कम कर ली हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये कुछ इससे चमत्कार हो जाएगा। तो चमत्कार तो मुझे तो इस बार मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है आंकड़ों के आधार पर कि उस समय तो वो अरविंद केजरीवाल इतना जीत गए थे तो भी एमसीडी नहीं जीत पाए। हम तो ये भी कहेंगे कि एक केंद्रीय दल ने इतने बड़े स्तर पर लोकसभा में इतनी ज्यादा सीटें जीत ली तो भी वो दिल्ली विधानसभा नहीं जीत पाए। तो ये एक तर्क के नाम पर एक तर्क देना है, जिसको मैं कहूंगा कि कोई मतलब नहीं होता। अपनी जेब से कोई भी एक पेंडोरा बॉक्स से एक तर्क निकालिए, इधर पेश कर दीजिए। किसी पैनलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल का निकाला, मैंने बीजेपी का भी एक तर्क निकाल के दे दिया, अभी पैनलिस्ट कुछ और तर्क भी निकाल के देंगे। लेकिन सबसे पहले जो भी तर्क दे, मुख्य तौर पर नगर निगम की जिम्मेदारी मालूम होनी चाहिए कि क्या वो सफाई है, क्या वो पानी है। मैं इस पर नहीं जाता, बिजली की सब्सिडी पे नहीं जाता, मैं इस पर नहीं जाता, कोई मतलब नहीं है सब्सिडी का। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक थोड़ा सा एक कैनवस थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहूंगा। अभी जैसे एनर्जी क्राइसिस को लेते हुए सब रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण सब जगह दिक्कत है, यूरोप में भी दिक्कत है। वहां नतीजा क्या हो रहा है? आज हम लोग अरविंद केजरीवाल के बोलते हैं कि बिजली की कंपनियों पर लगाम लगाया गया, उन्होंने बिजली के रेट कम करे। वहां पे जर्मनी में ये बात चल रही है कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, पावर जनरेशन कंपनियां, ये अंधाधुंध कमाई कर रही हैं। आखिर कोई ना कोई तो एक सीमा तय होनी चाहिए। जर्मनी में भी ये बहस चालू हो गई है अंधाधुंध कमाई पर। इसी अंधाधुंध कमाई को अगर कोई रोक रहा है
तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल मुझे तो लगता है कि बाकी सबको भी रोकना चाहिए। बिल्कुल। एक तो होना चाहिए कि आपका जिस तरीके से आपने एनर्जी के ऊपर जब डीजल और पेट्रोल का जब एक्सपोर्ट होता है, भारत सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया कि आप इससे ज्यादा कमाई कर रहे हैं तो आपका ये विंडफॉल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो भैया इन बाकी कंपनियों पर क्यों नहीं होगा? चाहे वो टेलीकॉम की कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो इसलिए सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मेरा मानना ये है। अब सवाल है कि वादों को एक दूसरों को धज्जियां ना उड़ाकर बिल्कुल। और बिल्कुल सर, नतीजों का असर, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है उसको कौन पूरा कर रहा है। बिल्कुल सर, सहमत हूं सर। और नतीजों का असर भविष्य में कितना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी को भी हमें साइडलाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो नतीजा था पिछले चुनावों में, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था आम आदमी पार्टी से। करीब 31 सीटें कांग्रेस पार्टी ने भी जीती थी। और बड़े पुराने नेता हैं, स्थानीय नेता जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े चेहरों की आवश्यकता नहीं होती है इन इलेक्शंस में। तो वो जो पुराने नेता हैं जिनकी जमीन पर पकड़ है, वो क्या कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ गए, उनसे भी जानेंगे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और ब्रेक से पहले सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, और कांग्रेस से एक और जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र कुमार जी, उनकी राय जानना भी जरूरी। को कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उसको हम साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र कुमार, आप ही के पास आएंगे। पिछले चुनावों की अगर बात हम करें तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, और कहा जाता है कि जो दर्जनों सीटें थी वहां पर वो कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। तो क्या माने, इस बार कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, या फिर जो सिलसिला लगातार जीत का बीजेपी का चला आ रहा है वो सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ेगा, या कांग्रेस पार्टी को लगता है अभी भी हम लड़ाई में हैं? देवेंद्र कुमार जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हाँ, अभी आ रही है जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 जी। अगर आपने मेरा सवाल सुना तो सवाल यही, इस बार कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है? क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो सीटें बहुत कम नहीं थी, 31 सीटें थी और दर्जनों सीटों पर दूसरे नंबर पर काबिज थी। क्या इस बार कुछ बदलेगा, या फिर जो मेन लड़ाई है, या फिर ये कहें जो एक बड़े अंतर से बीजेपी लगातार जीतती चली आ रही है, जनता अभी भी खुश है, उसको लगता है कि जो भी काम एमसीडी की तरफ से अब तक किए गए सब अच्छे हैं, कोई समस्याएं नहीं जमीन पर, या फिर वाकई में समस्याएं इस बार हैं, जनता बदलाव चाहती है?
देवेंद्र कुमार। देखिए, समस्याएं तो लगातार पिछले सालों से आ रही हैं। समस्याएं तो पीछे से ही आ रही हैं, लेकिन ये एमसीडी को तोड़ मरोड़ कर किस तरह से पेश कर रहे हैं। पहले जो जीते हुए इनके नेता थे उनको बिठाकर, क्योंकि उनको भ्रष्ट, खुद बीजेपी ने कहा कि वो भ्रष्ट हैं, इनको रोक दो, नए नेताओं को टिकट दो। अभी जो नए नेता बने हैं, काउंसलर बने हैं, वो भी भ्रष्ट हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव को टाला, चुनाव को तोड़ मोड़ कर पेश किया। परिसीमन के बहाने हर वार्ड में इन्होंने तोड़फोड़ की है। अगर मान लीजिए कोई आदर्श नगर वार्ड की सीट है या आजादपुर वार्ड की सीट है, उसमें आजादपुर है ही नहीं, वो किसी और वार्ड में है, तो अपनी मनमानी से इन्होंने परिसीमन किया है। और देश में इतने एससी एसटी सीटें हैं, उन्हें भी खत्म किया है। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी जीत के लिए हर संभव गलत कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। ठीक है। आम आदमी पार्टी से भी पब्लिक थक चुकी है। आप देखिए, शराब की कमाई आम आदमी ने कितनी खाई। अभी लॉकडाउन में शराब के पैसे बढ़ा दिए, बाद में घटा दिए, एक के साथ एक फ्री कर दी, नकली शराब बेची, जिसमें सिसोदिया जी भी जाने वाले हैं, बाकी लोग भी भ्रष्ट हैं। तो मैं समझता हूं कि तो आपको लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी की चांसेस हैं? और ज्यादा आ चुकी हैं पहले से। अच्छा जी, बिल्कुल चांसेस हैं जी। लोग परेशान हैं। ठीक है। राकेश कौशिक जी, जैसा कि आम आदमी पार्टी भी ये कहती रही कि चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है, वो लगातार कह रही थी चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, इलेक्शन जल्दी कराए जाएं। परसीमन को भी एक बड़ी वजह बताया जाता है चुनाव को लेट करने की वजह। और जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र कुमार भी कह रहे हैं कि चुनावों को जानबूझकर लेट किया गया। क्या वाकई इसलिए लेट किया गया कि बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर अभी इलेक्शन जल्दी होते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है? राकेश जी, देखिए, पहले तो मैं अपने साथियों को, अपने बंधुओं को बता देना चाहता हूं कि जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, ये इंडिविजुअल एजेंसी होती है, इस पे किसी का अधिकार नहीं होता। इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से इलेक्शन कराता है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें कमियां निकालनी है, कुछ ना कुछ बोलना है। यहाँ तक आपने ये भी देखा होगा, अगर यूपी में जैसे योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने ईवीएम पे भी सवाल उठाए थे, जो कि हजारों प्रयोगों से ये तय हो चुका है कि ईवीएम में छेड़खानी नहीं हो सकती। एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि नाचना है आंगन टेढ़ा। तो इन लोगों की कोई बात नहीं है। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात मैं करता हूँ, शराब नीति की जैसे काकू भाई ने, देवेंद्र काकू जी ने बात की, तो मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि शराब नीति हमारी बहुत बढ़िया थी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं पूरी आम आदमी पार्टी से, माननीय केजरीवाल जी से, सिसोदिया जी से, मेरी एक बात का जवाब दे दे। अगर आपकी शराब नीति इतनी ही बढ़िया थी तो आपने वो वापसी क्यों की? आपने वो वापसी क्यों की? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे मैसेज है। बीइंग एडवोकेट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उसमें कुछ कमी थी, सीबीआई उसकी जांच हो रही है, इसी वजह से इन्होंने वापसी की। इसीलिए बार बार ये अपने आप से कहने लग जाते हैं कि जी हमें जेल में डाल देंगे, मुझे जेल में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे जेल में? लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है अगर आपको लगता है हम गलत है जेल भेजिए। जेल आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? जेल हमारे हाथ में नहीं है बेचना, हम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई जेल से कोई कंसर्न नहीं। अगर आपने गलती की है, वो एक इंडिविजुअल एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर आपने की कमी होगी तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी जो दिल्ली में 6 महीने पहले ही हुआ, सत्येंद्र जैन जी का एग्जांपल है। केजरीवाल जी ने सारे मीडिया के बंधुओं के सामने आके कहा था कि मैंने सब जांच कर ली और सत्येंद्र जैन जी के ने कोई गलत काम नहीं किया है। आप लोगों के आगे है कि आज भी उनकी बेल नहीं हुई है। इनकी जांच इसी तरीके से होती है, इसी तरीके से जांच करते हैं। सत्येंद्र जैन जी आज भी जेल में हैं। आपने देखा होगा तिहाड़ जेल से जो महाठग था सुकेंद्र आजाद, उसने भी कहा कि 10 करोड़ रुपए मेरे से सत्येंद्र जैन जी ने लिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, ये लोग तो ठगों के साथ भी ठगी करने वाले लोग हैं। दिल्ली की भोली वाली जनता को तो ये पहले ही ठग चुके हैं, ठगे हुए हैं। लेकिन आज इनका जो चेहरा था वो क्लियर हो गया है, जनता जान चुकी है। ये लोग आज तक एक भी बात ऐसी नहीं है जो इन्होंने सच बोली हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो व्यक्ति, जो पार्टी अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर जो अपनी झूठी कसम खाकर सत्ता में आ सकती है, वो एक पब्लिक की नहीं हो सकती। वृद्धा पेंशन इन्होंने बंद कर दी है। ठीक है राकेश राशन कार्ड इन्होंने बंद, एक सेकंड 10 सेकंड लूंगा मैं जी, चौहान साहब 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद जैसे आप कहेंगे। जी, राशन कार्ड इन्होंने बंद कर दिया, वृद्धा पेंशन इन्होंने बंद कर दी है।
पानी कोई भी खरीद के पी रही है पूरी दिल्ली, पानी कहीं भी साफ नहीं आ रहा। यमुना के नाम पे करोड़ों रुपए डका चुके हैं। आपने छठ मैया के त्योहार पे देखा था कि कैसे यमुना का पानी कैसे खराब है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने चाहता हूं, एक भी वादा इन्होंने दिल्ली के साथ पूरा नहीं किया है। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और जनता ये सब जान चुकी। एक मुद्दा और मैं उठाता हूं, जैसे आजकल आपने देखा होगा मीडिया में था कि भाई नोटों के ऊपर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। स्वागत है आपकी बात का, लेकिन आप ये बता दो, आप हिंदू धर्म के खिलाफ चलने वाले आदमी हो, मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, मौलवियों को तनख्वाह देते हो तो पुजारियों ने, इन पंडितों ने जो मंदिरों की सेवा करें, इनका क्या कसूर है? केजरीवाल जी एक बार आप स्पष्ट करें कि आप इन पुजारियों को सैलरी कब से देंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इनसे। चलिए जवाब ले लेते हैं। आप नेता हमारे साथ बने हैं मनोज सिसोदिया जी। मनोज सिसोदिया जी, हर बार जैसा कि ये भी जिक्र कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम का जो बयान है कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर उन्होंने गलत किया है तो आपको बोलना चाहिए आगे आके एज ए लीडर कि हाँ उनका बयान गलत है। ये आप पार्टी समर्थन करती है उनके बयान का? सबसे पहले तो मैं अपने राकेश भाई को ये बोलता हूँ, हर बात पे आप एक ही बात उठा के बैठ जाते हो, पानी की कमी, ये कमी। पहले बीजेपी एमसीडी के चुनाव जो मुद्दों पे करने चाहती है वो तो आज तक पता ही नहीं है। आप ये बताइए कि बीजेपी के पास क्या मुद्दा है एमसीडी के चुनाव में। अभी मैंने कुछ समय पहले एक आप ही के नेता, बीजेपी के नेता की स्टेटमेंट थी कि जितने भी जो पिछले जो पार्षद है किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए है कि आपके सारे पार्षदों ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया दिल्ली नगर निगम में कि बीजेपी खुद चाह रही है कि उनको टिकट ना मिले, कहीं उनकी भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए और जनता उनको फिर से हरा ना दे। अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अब दिल्ली का मुद्दे की बात करते हैं। मैं इसी दिल्ली का मूल निवासी हूँ, मेरा जन्म यहीं पर मुकुंदपुर क्षेत्र में हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमारी कई जो कूड़े का पहाड़ है, बलसवा जो लैंडफिल है, यहाँ पर मेरी कई पीढ़ियां कूड़े का पहाड़ को देखते हैं, जिसकी जननी कांग्रेस पार्टी थी और बाप बना बीजेपी। आज वो कूड़े का पहाड़ इतना ऊंचा हो चुका है जिसके जो आसपास बलसवा डेयरी के आसपास जितने भी स्लम एरिया, झुग्गिया के जो जब लोग बाग जो वहां पर रहते हैं, अगर आज की डेट में उनका चेकअप कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके इतनी बीमारियां उत्पन्न मिलेगी, इसका जवाब बीजेपी नहीं दे सकती। और बात करते हैं पूरे देश की, दिल्ली इनको दिखाई नहीं देती। 3-3 पहाड़ इन्होंने कूड़े के बना दिए। हर वार्ड में, हर विधानसभा में इनके कूड़े के पहाड़ है और 16 और कूड़े के पहाड़ बनाने जा रही है, लेकिन इनको ये चीज तो दिखाई नहीं देती। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे ये? तो मेरे राकेश भाई है, ये हमारे मित्र हैं, आप खुद यहाँ के रहने वाले हैं, आपको खुद पता है कि आपके क्षेत्र में कितना मुद्दा है। ठीक है, अमित शर्मा जी के पास आएंगे, उससे पहले राकेश कौशिक जी से जवाब ले लेते हैं। कूड़े के पहाड़ का जिक्र अक्सर हो रहा है, हम देख रहे दिल्ली की जनता भी अक्सर सवाल करती है, इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हो गए हैं। और अगर आपकी बात करें, भारतीय जनता पार्टी की 1.5 दशक से एमसीडी के इलेक्शन जीतती आ रही है, वहां पर काबिज है, बावजूद उसके उसे कम करने की दिशा में क्या अब तक किया गया है? कौशिक जी। भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले तो मनोज सिसोदिया जी की बात का जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि भाई ये निगम पार्षद को बदल देते हैं। ये एक पार्टी नहीं, एक परिवार है, और परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मजला है, और पार्टी हमारी ऐसी है कि हर किसी को मौका देना चाहती है। आप अपने अंदरूनी कार्य को देखें, आप अपने पार्टी के मुखिया को देखें, जिनको मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से 20 से 40 बातें आपकी बताई कि आपने इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोली। हम पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो एक परिवार की तरह हम रहते हैं और उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। अगर बड़े भाई को मौका दिया तो उसके बाद छोटों को, उसके बाद मजले को, एक दूसरे को मौका दिया, इसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। ये 15 साल से लगातार दिल्ली की जनता इसका जवाब आपको पोलिंग बूथ में जाके देती है, और आने वाले चुनाव में भी 4 तारीख को भी दिल्ली की जनता इस बार भी आपको ये जवाब दे देगी। दूसरी बात, आप कहते हो कि हमारे पे कोई मुद्दा नहीं है। आज पोल्यूशन 500 से ज्यादा है दिल्ली के अंदर, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आज एक एक गरीब आदमी, हम सलम के एरिया में रहते हैं, मुकुंदपुर में हम रहते हैं, एक एक गरीब आदमी 20-20 रुपए के कैन आप ही लोगों से, आपके ही कार्यकर्ता जो खरीद के हम पानी पी रहे हैं, तो ये इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। आप लोग अपने अपने बच्चों की कसम खा के भी झूठ बोलते हो जनता के साथ, तो ये मुद्दे नहीं है। आपके सिकंदर जैन जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके जेल के अंदर पड़े हुए हैं,
दिल्ली का महाठग, जो देश का इतना बड़ा महाठग है, उससे आप 10 करोड़ रुपए की ठगी कर लेते हो, क्या ये मुद्दा नहीं है? आप मौलवियों को पेंशन देते हो, पुजारियों के बारे में आज तक नहीं किया। हिंदू विरोधी आपके मंत्री हिंदू विरोधी बात करते हैं। इस देश में रहने के लिए हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम हिंदू धर्म के हम पक्षधर, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हम सभी धर्मों का उतना ही बराबर का सम्मान करते हैं। आप लोग हिंदू विरोधी बात करते हो, ये क्या मुद्दा नहीं है दिल्ली में? आप एक बारी लेकिन जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं, एमसीडी के जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाया गया है, उस दिशा में क्या क्या काम किए गए हैं, मुख्य मुद्दे वो हैं। अमित शर्मा जी के पास आएंगे। अमित जी, कैसे देखते हैं जो कूड़े के ढेर की बार बार चर्चा होती है, और दिल्ली के रहने वाले या फिर दिल्ली जो लोग जाते हैं, हाँ, वो भी देखते हैं ढेर देख के उनको भी लगता है ये है क्या, अब तक इसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? लंबे वक्त से हम ढेर देखते जा रहे हैं कूड़े के जो हैं, और लंबे वक्त से बीजेपी एमसीडी में है। अमित जी। शैलेंद्र जी, दिल्ली के बारे में एक बड़ी खास बात आप कह सकते हैं। देश के दूसरे किसी नगर निगम से इसकी छवि, इसकी कार्यप्रणाली और इसकी चर्चा बिल्कुल अलग स्तर पे होती है। आप देखिए, यहाँ पर अगर विश्वविद्यालय के चुनाव भी होते हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है, तो उसकी भी एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो जाती है। ये देश की राजधानी होने का एक अपना कुछ विशेष जो आकर्षण होता है, एक विशेष प्रभाव होता है, वही चीज इस पर लागू होती है। और सेम यही बात जो है नगर निगम के मामले में भी लागू होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि नगर निगम चुनाव में केवल नगर निगम के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम यहां पर होता जरूर है, लेकिन वो किसी भी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों से अछूता नहीं रहता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसके बाद यहां पर पूरी तरीके से बड़े मुद्दे भी हावी रहते हैं। तो इसलिए आप इसको केवल नगर निगम का चुनाव, केवल एक स्थानीय स्तर का चुनाव समझ करके नगर निगम के चुनाव को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। मैं एक दो मुद्दे पर यहां पर बात करना चाहूंगा। एक यहां पर जो टॉप कंटेंडर आप कहें बीजेपी है और दूसरी आम आदमी पार्टी है। आप देखें, इन दोनों के पास में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और दोनों ही एक राजनीतिक दल होने के नाते ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन जब आप एक नागरिक के तौर पर तौलना शुरू करते हैं, तो केवल आम आदमी पार्टी के बारे में जब बात करना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप एक अच्छी बात कह सकते हैं और इसको चाहे बीजेपी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी का आदमी हो, वो इसको इनकार नहीं कर सकता है। केजरीवाल जी के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश में चुनाव के मुद्दे बनते हुए दिख रहे हैं। गुजरात में भी अगर अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, वहां पर वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी को भी मॉडल के माध्यम से ही सही वहां पर शिक्षा की बात करनी पड़ती है। अमित शाह जी को अहमदाबाद में जाकर के स्थानीय स्तर पर जो स्कूल बन रहे हैं उसका उद्घाटन करना पड़ता है। आज के पहले इस तरह की तस्वीर कभी नहीं देखी गई थी। तो इसका श्रेय निश्चित रूप से केजरीवाल को जाता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसी टाइम पर आप ये भी ध्यान रखें कि केजरीवाल जी अपने किसी भी उस वादे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं जिसका वायदा करके वो दिल्ली की सत्ता में आए थे। लोकपाल का मुद्दा जो जिस बात की उन्होंने चर्चा किया था, पूरा हो गया क्या? दिल्ली में लोकपाल का गठन हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। दिल्ली में उन्होंने पानी पिलाने की सबसे मूल सुविधा जो अभी बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं वो उठा रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में लुटियन जोन में भी चले जाइए, उसके बाद भी आपको पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर जिस तरह से गंभीर है, जब तक केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो कहते थे जी हमको जब तक पंजाब हमारे पास में नहीं आएगा तब तक तो दिल्ली का प्रदूषण दूर नहीं किया जा सकता। आज मैंने दिल्ली के हर प्रदूषण के लिए उनको उस समय पंजाब नजर आता था। वो हरियाणा का भी जिक्र करते थे कि हरियाणा और पंजाब दो राज्यों को जिम्मेदार ठहराते थे जो पराली को लेकर। लेकिन जी वो आज नहीं, इसमें हमको ये कहना चाहिए कि सारा आज वो
मीडिया के सामने आकर के उन्होंने मान लिया कि नहीं जी, जो प्रदूषण हो रहा है उसमें हमारी भी भागीदारी बनती है, लेकिन दूसरों की भी। क्या जब कांग्रेस पंजाब में सरकार में थी तब उनको यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि इसका राष्ट्रीय स्तर पे कोई समस्या का समाधान होना चाहिए था? तो इस तरीके से अगर आप कहें तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो जिन वायदों पर वो सरकार में आए थे आज भी वो उस पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए हैं, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अब भाजपा की बात आप कर लीजिए, तो भाजपा ने यहाँ पर उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती थी, अगर वो 15 साल से नगर निगम में है तो दिल्ली का हर कोना साफ सुथरा बहुत अच्छा होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। स्तर की जो चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन आज दिल्ली के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, केवल दिल्ली का जो लुटियन जोन है जहां पर आपके पार्लियामेंट है और बिल्कुल टॉप जो लोग वहां पर रहते हैं, उस एरिया को छोड़ दीजिए, किसी भी एरिया में आप चले जाइए आपको सांस लेने लायक हवा नहीं मिलने वाली है। हवा तो खैर अब पूरे दिल्ली की ही खराब हो चुकी है। और उसके बहुत सारे कारण है, सिर्फ पॉल्यूशन को लेकर सिर्फ वहां की सरकार जो आम आदमी पार्टी के उस पर सवाल उठाना भी ठीक नहीं है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और दोनों में अक्सर टकराव देखने को मिलता है, खासकर जो सर्दियों का वक्त होता है जब पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है, टकराव देखने को मिलता है और राजनीति भी होती रही लंबे समय तक। आलोक जी के पास आएंगे। आलोक जी, जैसा कि अभी अमित जी ने कहा कि जो एमसीडी के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उन पर ही वोटर्स वोट नहीं करता, और भी इश्यूज हैं और भी चीज़ों को देखता है जो पॉलिसीज है सरकार की। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि चुनाव तो एमसीडी के हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो लोगों के बीच जाकर जो केंद्र की योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना हो, राशन योजना हो, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इन सब की बातें की जा रही हैं। आलोक जी, देखिए आपको एक चीज समझनी होगी कि नगर निगम का मैंने पहले भी कहा था, अपने पहले राउंड में भी मैंने यही बात कही थी, नगर निगम की जिम्मेदारी क्या है, पहले तो जिम्मेदारी, और दूसरा बात यह है कि कोई भी पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेके जाएगी ना, भाजपा के किसी भी नेता की बात करें, मैं ये केवल कौशिक जी की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को आप बात कर लीजिए तो वो हमेशा वो दूसरे की कमियां ज्यादा गिना रहे हैं, अपनी उपलब्धियों पे कम बात करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या नगर निगम का काम है उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन बताना? नहीं। नगर निगम का काम क्या है? अपने 15 साल के बाद भी अगर आप अपनी उपलब्धियों पे बात नहीं कर पाते हैं तो ये एक थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात, अभी जैसे एक हमारे केजरीवाल जी भगवान गणेश के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, वो ठीक है? यहाँ पर दोनों ही नहीं कर रहे हैं वो काम जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, आलोक जी का कहने का, आलोक जी जो कह रहे हैं उसको समझिए, वो ये नहीं कर रहे किसी फेवर ले रहे हैं, वो एक बात बता रहे हैं कि अपनी उपलब्धियों को आप बताइए, इसमें कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियां वही काम कर रही है, बिल्कुल जो काम उनको करना चाहिए था उसके लिए वो वोट नहीं मांग रही है, बल्कि दूसरी चीजों पर मांग रही है। यही बात मैं भी कर रहा हूँ जी, लेकिन वो केवल बीजेपी नहीं केजरीवाल पर भी लागू होती है। आलोक जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। अमित जी आपके पास वापस आएंगे, आलोक जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी आलोक जी, अब सवाल यह है कि गणेश जी की मूर्ति से आपके जो नोट की मूर्ति है वो केंद्रीय स्तर की बात है, आपकी स्थानीय स्तर की तो बात नहीं है। तो सवाल यह है कि नगर निगम का चुनाव किन आधार पे होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, हम उन जिम्मेदारियों को बात क्या कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कूड़े के निस्तारण को लेकर मैंने पहले राउंड में भी ये कहा था, कूड़े के निस्तारण को लेकर 15 साल में क्यों नहीं योजना ले पाए? ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये सब सिंगल इंजन, ये सब बातें होती हैं, ये सब जुमलेबाजी होती है। तो इनका तो एक बड़ा सा, एक सबसे बड़ा इंजन वहां पर केंद्र में मौजूद था, तो इन्होंने कूड़े के पहाड़ के लिए स्पेशल अनुदान क्यों नहीं ले लिया नगर निगम ने? नंबर 1, इसको हमको एक समझना पड़ेगा। दूसरा, अब देखिए राजनीति चाहे कोई भी करे, अब सवाल है कि भूमिगत केंद्रीय स्तर पर आप क्या कर रहे हैं? क्या कोई दिल्ली में काबिज हो जाएगा तो क्या वो प्रदूषण की हवा वहां पर नियंत्रित कर देगा पूरे देश भर में, पूरे दिल्ली एनसीआर में कर लेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए कौन सा होगा? एरिया बड़ा होगा, तो उसके लिए दिल्ली भी शामिल होगा, हरियाणा भी होगा, पंजाब भी होगा, यूपी भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि नोएडा में आपके वो पराली जलती रहे, आगे कुछ नहीं होगा, सोनीपत में जलती रहे, कुछ भी नहीं होगा, करनाल में जलती रहे, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए इसकी पहल किसने करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए? केंद्रीय स्तर पर। ये बात किसने कही है? ये बात कही है एनजीटी ने, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसने कहा कि केंद्र सरकार भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाए, केवल एक एडवाइजरी जारी कर दी है। तो मेरे ख्याल से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बातों को हमको गंभीरता से लेना चाहिए। और एक और बात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बात और इम्पोर्टेंट कही, और ये बात हमारे जो उसके जो चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल, उन्होंने कही पूरी देश भर में
पूरे देश भर में कूड़े का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो ये वाला हो, तरल हो, नहीं हो पा रहा है। वो नदियां प्रदूषित हैं, आपकी नमामि गंगे भी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ठीकरा एक दूसरे पे न छोड़कर राजनीतिक स्वस्थ राजनीति ये होती है कि आप अपनी उपलब्धियों का बखान करें। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बिल्कुल साफ समझ में आ रही है, क्योंकि वो एजुकेशन का वो सारी कमियां ढूंढ रही है। एजुकेशन के वो नगर निगम के स्कूलों में क्या बेहतरी हुई है, इसको वो अपना दावा नहीं कर रही है। वो दिल्ली सरकार के जो स्कूलों में जो कमियां हैं उस पर फोकस कर रही है। मेरा मानना है कि जब हम नए जमाने में जा रहे हैं, अमृत काल में जा रहे हैं, तो आप अपनी उपलब्धियों पर बात करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। उनका शिक्षा वाला भी आप मॉडल, शिक्षा के मॉडल की अभी बात की आपने, अभी स्वास्थ्य वाले मॉडल की अभी खुद एक पैनलिस्ट से बात की। स्वास्थ्य मॉडल भी बहुत प्रभावित है, अब तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग करा दिया। आप कह रहे हैं कि वो इलीगल हो गया, ये ऐसा हो गया, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ठीक है, नहीं अपनाई गई, आप तो बताइए ना, आपने कौन सा मॉडल दे दिया? क्या आपने दिल्ली के अस्पतालों में, जो केंद्र के अस्पतालों में, क्या उसमें आप अपने डॉक्टर्स ले आए? भारतीय जनता पार्टी के तो इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के 303 में से कितने सांसद दिल्ली में रहते हैं? क्या उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय अस्पतालों में डॉक्टरों की जो खाली पद हैं, क्या उनको भरवाने के लिए कोई प्रदर्शन किया? क्या कोई चिट्ठी लिखी? मेरे को बताए, मैं सामने करता हूँ, मैं सामने चुनौती देता हूँ। मेरे को बताए कि इन 4 नेताओं ने, दिल्ली के सांसदों ने चिट्ठी लिखी कि हमारे जो केंद्रीय सरकार के जो अस्पताल है, लेडी हार्डिंग, ये सब, इन सब में उन्होंने भर्ती के लिए लिखा। एम्स में आपके पद खाली है, एम्स में आपके पैरामेडिक के पद खाली है, दिल्ली सरकार के भी सबके पद खाली पड़े हुए हैं। तो सवाल है, आप कह रहे हैं कि दूसरे ने क्या, मैं तो कह रहा हूं आपने क्या किया। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, तो सवाल यह है कि स्वास्थ्य कितना बड़ा मुद्दा है। हम कह रहे हैं ठीक है, आपने सब किया, गड़बड़ किया, कूड़ा किया, अतिक्रमण किया, सब कुछ करके उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना लिया। मैंने कहा था चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अगर मोहल्ला क्लिनिक नहीं होता, कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना मिलने से तो कुछ बेहतर है। शुरुआत जो करी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और शुरुआत में मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी चर्चाएं भी हुई, उस लोगों को फायदा भी पहुंचा। मैं तो कह रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक को आप आगे बढ़िए जी। एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर ये मॉड्यूल आप देखें, मलेशिया में कैसे कंट्रोल होता है, मलेशिया में भी आपका ये पैरामेडिक से लेकर सारे हेल्थ सिस्टम में वो लोग सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पर ये मलेशिया का मॉडल अपनाया गया है। लोग पढ़ नहीं रहे। चाइना देखिए, चाइना में उसकी तारीफ भी, हाँ कुछ कमियां नजर आई, लेकिन कमियों का प्रचार करना वो भी अच्छी राजनीति नहीं है। अगर आप प्रतिद्वंदी हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए उन कमियों को कैसा दूर किया जाए, कि हम कोई बेहतर सुझाव दे सकते हैं ताकि लोगों को, जनता को इसका फायदा मिले। हर चीज में राजनीति करना अच्छी बात नहीं। फिलहाल वक्त का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंथन में बात कर रहे थे, जो एमसीडी के इलेक्शन की डेट सामने आ गई है, कहा जा रहा है इस जो डेट है उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है क्या वाकई जो चुनाव आयोग, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर भी कि जो डेट्स हैं वो ऐसी डिसाइड की गई कि जो गुजरात के इलेक्शन हैं उसका असर पड़ेगा, या फिर चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष स्वतंत्र है वही है। ये तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है ये नतीजे होंगे एमसीडी के, ये आगे जो दोनों ही पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, फिर कांग्रेस को भुला नहीं सकते, बहुत पुरानी पार्टी है और उसकी भी 31 सीटें आई और उसके जो हारे हुए कैंडिडेट थे दूसरे नंबर पर रहे। तो क्या यहाँ की जो जीत है, क्योंकि इसके बाद कई राज्यों में चुनाव भी हैं, 2024 जो है उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी जगह कई राज्यों में आम आदमी पार्टी पहुंची, कांग्रेस पहले से है। तो अगर ये हार बीजेपी की होती तो बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है एमसीडी के चुनाव में लगातार जो जीत का सिलसिला है बरकरार रखना। फिलहाल मंथन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हमारे जो सेगमेंट है खास उस पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही। जैसा आप जानते हैं, राहुल की नई नई तस्वीरें चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। इसी कड़ी में एक और तस्वीर सामने आई जिसमें राहुल गांधी एक भारी रस्सी के बने कोड़े को अपनी ही पीठ पर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात सुनने में जरूर अटपटी लगेगी कि राहुल गांधी खुद को ही कोड़े क्यों मार रहे थे, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। दरअसल तेलंगाना में एक पारंपरिक मानसून उत्सव मनाया जाता है जिसे बोनालू कहते हैं। इस उत्सव में स्थानीय युवक अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप लगाते हैं और चेहरे पर गाढ़ा लाल पेंट करते हैं, आंखों में काजल, पैरों में पैल बांधते हैं और अपने मुंह में गालों के बगल में नींबू दबा लेते हैं। लोगों को चाबुक मारने के लिए 2 भारी रस्सियां उठाते हैं और अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। इन्हें पोथा राजस कहा जाता है। राहुल गांधी के हाथों में दिख रहा चाबुक भी इसी उत्सव का हिस्सा है। तो छोड़ जाते हैं आपको इस अनोखे दृश्य के साथ। नमस्कार।